नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 389 करेंगे और इस सेट का पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। कुछ सवाल जो है आपको क्लियर नहीं दिखेगा तो वहाँ तो पीडीएफ है ही, पीडीएफ से थोड़ा हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे सब सुधार हो जाएगा। देख, ये यार वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है और आपसे बोला क्या है कि माध्यिका का वर्ग क्या होगा ये निकालना है, माध्यिका का क्लास निकालना है। तो बारंबारता दिया है तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। और ये होता क्या है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जैसे ये 3 है, अब इसको ऐसे जोड़ते जाइए। 3 और 8 कितना, 11। 11 और 16 कितना, 27। 27 और 30 कितना, 57। 57 प्लस 17, 57 प्लस 17 74। 74 प्लस 4 करिएगा कितना आ जाएगा, 78। अब इन सबको अगर ऐड करेंगे ना तो टोटल जोड़ने पर 78 ही आएगा, ओके ना। और अगर माध्यिका निकालना चाहते हैं तो माध्यिका होता है, माध्यिका निकालेंगे तो जस्ट इसका आधा कर दीजिए, तो 2 से काटिएगा यानी 39। तो माध्यिका 39 आया। अब कहा माध्यिका वर्ग बताना है, क्या बताना है, माध्यिका वर्ग। तो बताइए ये जो 39 है ये किस वर्ग में आएगा, 39 किस वर्ग में आएगा। तो मेरे भाई अगर आप देख पा रहे हैं तो बताइए यहां 27 है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है कि 11 के बाद जो भी संख्या होगा, 11 के बाद यानी कि 12 से लेकर इस वर्ग में 12 से लेकर 27 तक का नंबर आएगा, ठीक है ना। और 27 के बाद जो भी नंबर होगा वो इस वर्ग में आएगा, यानी इस वर्ग में 27 के बाद यानी 28 से लेकर 57 तक का संख्या आएगा। तो 39 इसी क्लास में आएगा ना। और ये है रेंज कितना, 30 से 40, 30 40, ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए का x के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना से गुजरने वाली रेखा, बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा पर लंब है। कहा दो लाइन है, एक लाइन का सॉरी, x किस मान के लिए बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा। देखिए यार दो पॉइंट्स का ये कोऑर्डिनेट दिया है, दो पॉइंट का क्या दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है। -2 6 और दूसरा 4 और 8। आगे कहा गुजरने वाली रेखा बिंदु 8 और 12, 8 12 और x 24 से गुजरने वाली रेखा पर लंब है, यानी एक रेखा और होगा इधर। यार क्या, ये 4 8 है, ये जो है एक दूसरी रेखा है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 8 12 और x 24 का इस पर लंब है, ये परपेंडिकुलर है। यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप में रिलेशन होता है कि सर दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का जो गुणनफल होता है ये होता है कितना, -1। दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का रिलेशन क्या होता है, दोनों के स्लोप का गुणनफल -1 होगा, ठीक है। अब इसका स्लोप निकालिएगा, अगर इसका स्लोप निकालेंगे, इस लाइन का अगर स्लोप निकालिएगा, इसका स्लोप है सपोज m1, तो स्लोप क्या होगा, /2 -/1। तो 8 में से 6 जाएगा 2 बट्टा x2 -x1, तो 4 में से -2 घटाइएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 4 + 2 6 हो जाएगा, अर्थात 1/3। और इस लाइन का स्लोप सपोज है m2 और इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप बराबर होता है /2 -/1 बट्टा x2 -x1। तो /2 यानी कि 24 में से 12 घटाइएगा 12 बट्टा x में से 8 हो जाएगा ये। अब सर इन दोनों के गुणनफल जो है -1, तो 1/3 गुना 12/x-8 और गुणनफल कितना होगा, -1। 3 चौक 12, क्रॉस करिएगा तो 4 बराबर -x +8 हो जाएगा। x इधर आके प्लस का, 4 उधर जाके घट जाएगा, 4 उधर जाके घट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4। x बराबर 4, ऑप्शन सी।
तो दो लाइन का मेन रिलेशन ध्यान में रखना है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लॉप का गुणनफल जो है वो -1 होता है। और अगर दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मालूम है तो स्लॉप होता है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। देखिए का यदि दो, ये बहुत अच्छा सवाल है, का यदि दो रेखाओं के बीच का कोण है π/4, π/4 पाई 180 होता है, अब बट्टा 4 यानी कि 45 डिग्री। का एक रेखा की प्रवणता 1/2 है, प्रवणता यानी ढाल, ढाल यानी कि स्लोप दिया है 1/2 एक लाइन का। दूसरी रेखा का प्रवणता यानी ढाल निकालना है। देखें यार दो रेखा है, मान लेते हैं पहला लाइन जो है, पहला लाइन का स्लोप मान लेते हैं m1 है और दूसरा लाइन का स्लोप है m2 है। क्लियर है बात? पहला लाइन का स्लोप दिया है 1/2, दूसरा लाइन का स्लोप निकालना है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी दो लाइन का स्लोप मालूम हो और उसके बीच का कोण निकालना चाहते हैं, दो लाइन का स्लोप मालूम और उसके बीच का कोण अगर निकालना चाहते हैं तो tan थीटा बराबर होगा मोड m1 पहला लाइन का स्लोप माइनस m2 अबट्टा में 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर है बात? अब आप बताइए, थीटा तो यहाँ दिया हुआ है, दोनों लाइन के बीच का एंगल तो दिया है π/4, π/4 यानी 45 डिग्री। तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और पहला लाइन का स्लोप भी दिया है 1/2, तो m1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 माइनस m2 और बट्टा में 1 प्लस 1/2 इंटू m2। तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं m2/2, m2/2। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करिएगा तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 2m2 अब बट्टा में यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस m2, बट्टा वाला 2 से 2 तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब यार यहाँ से अगर मोड हटाइएगा, मोड हटाएंगे तो +-1 हो जाएगा। ठीक है, मोड हटाएंगे तो +-1 हो जाएगा और इधर होगा 1 माइनस 2m2 अब बट्टा में 2 प्लस m2। ठीक है, तो अब एक बार जो है, एक बार +1 ले लीजिए, एक बार +1 लीजिएगा तो यहाँ से 1 माइनस 2m2 अब बट्टा में 2 प्लस m2, क्रॉस कर लीजिए तो 2 प्लस m2 बराबर 1 माइनस 2m2, इधर आके जुड़ जाएगा तो 3m2 बराबर -1। तो m2 बराबर क्या हो जाएगा? -1/3, -1/3। तो एक तो है ऑप्शन। कई बार लोग, एक तो बहुत लोग इस सवाल को कर ही नहीं पाया होगा, और जो लोग अब मान लीजिए कई बार बच्चा कर भी लिया तो ऑप्शन सी टिक करके आगे बढ़ जाएगा। सर गलत है, यहाँ पे -1 भी तो है, +-1 मोड हटाएंगे तो होगा, तो -1 लेकर अब एक बार सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो -1 लेंगे बराबर में कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2m2 बट्टा में 2 प्लस m2, क्रॉस करिएगा तो -2 आप माइनस m2 बराबर 1 माइनस 2m2। अच्छा, -2m2 इधर आके प्लस हो जाएगा m2, अब -2 इधर जाके जुड़ जाएगा तो 3। यहाँ यानी कि दूसरा लाइन का जो स्लोप होगा -1/3 होगा और 3 होगा, -1/3 और 3, यानी कि सी भी सही है और बी भी सही है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को आपको 2-3 बार अगर पहले से किया हुआ है तभी आप इस सवाल को पेपर में कम टाइम में कर पाइएगा, नहीं तो आपको छोड़ के बढ़ना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है, हम थोड़ा राइटिंग बड़ा बड़ा है जिस वजह से लग रहा है कि सर यहाँ से वहाँ तक आप छाप दिए हैं, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो आप इस सवाल को 30 से 40 सेकंड में कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब 30-40 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिएगा। खास करके रेलवे वगैरह में इस तरह का सवाल, ये अभी टीचर वाले पेपर का सवाल है, लेकिन रेलवे उलवे में भी ऐसा सवाल आता है, तो आप इसको बना लेंगे। देखिए कहा 3x माइनस 4y और +10 बराबर 0।
का एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड है क्रमशः। देखें यार, ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन दिया है, कहा कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस को काटता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटता है, तो बने अंतःखंड का मान क्या होगा ये पूछा है। तो अच्छा, एक्स एक्सिस पे काटता है, तो एक्स एक्सिस पे अगर काट रहा है तो एक्स एक्सिस पे बाई जीरो हो जाएगा, और बाई जीरो हो जाएगा तो 3x बराबर बाई जीरो, तो जीरो गुना समथिंग जीरो, तो 3x बराबर क्या आएगा -10, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -10/3। और बाई एक्सिस पर अगर देखिएगा तो बाई एक्सिस पर x क्या होगा 0, बाई एक्सिस पर x है 0, तो x 0 लेंगे तो -4 बराबर 10, उधर जाके -10 हो जाएगा, कट जाएगा, तो बाई बराबर 10/4 यानी कि 5/2, तो -10/3 और 5/2, ऑप्शन सी है ना। ठीक है, देख लीजिए एक बार। देखिए, का एक गाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से, देखें एक कॉन्सेप्ट इसी सवाल के लिए हम एक तरीका बस बताए, उससे आप एक कॉन्सेप्ट है और 10 तरीके के सवाल आप उससे बना सकते हैं। डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2, कई बार ये सवाल कराए हैं, सेम डेटा पे कराए हैं। S1 इंटू S2 बट्टा S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम याद हो गया होगा ये, तो अब सपना में भी आप बोल देंगे। देखिए हटा देते हैं इसको। देखिए, कहा यदि एक गाड़ी किसी दूरी को एक निश्चित चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर बराबर अधिक होती, पहले कोई ओरिजिनल स्पीड रहा होगा और एक निश्चित टाइम में कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, कहा कि चाल 6 किलोमीटर बराबर अधिक हो, चाल 6 किलोमीटर बराबर अधिक हो तो उसको 4 घंटा कम लगेगा। बस पहला स्टेटमेंट सुनिए, पहले उसका कोई स्पीड था, भी स्पीड से जाता होगा, टी घंटे में दूरी तय कर लेता होगा। अब चाल 6 अधिक हो गया, यानी नया चाल भी प्लस 6 हो गया, जिसके कारण टाइम जो है 4 घंटा कम लगने लगा है, यानी कि टी माइनस 4। ये पहला स्टेटमेंट है। इसी तरह से आप दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप बस ये बताइए, मान लेते हैं ओरिजिनल चाल भी था, चाल 6 बढ़ गया तो नया चाल हो गया भी प्लस 6, तो S1 इंटू S2, पहले चाल था भी, नया चाल भी प्लस 6, तो S1 इंटू S2 बट्टा चाल का अंतर कितना है 6, इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, 4 घंटा कम समय लग रहा है। अधिक या कम कहने का मतलब ही अंतर होता है, तो 4 घंटा कम समय लग रहा है, तो ये टाइम का अंतर है 4। सेकेंड लाइन में कहा कि यदि चाल 6 कम होता तो यात्रा में 6 घंटे अधिक लगता, चाल 6 कम होता, ओरिजिनल चाल भी है, 6 कम होता तो नया चाल होता भी माइनस 6, अब बट्टा में चाल का अंतर 6 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम कितना 6 घंटा अधिक, अधिक क्या कम मतलब अंतर ही तो होगा, पहले कुछ टाइम लगता था उससे अब 6 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो पहले और अब के टाइम का गैप ही तो है 6 घंटा ना, तो इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। अब यार ये 6 से 6 कट जाएगा, भी से भी कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 भी आप प्लस 6 दूना 12 बराबर 3 भी माइनस 3 छक 18, 2 भी उधर जाके घट जाएगा, भी 18 इधर आके जुड़ जाएगा 30, चाल आ गया 30 किलोमीटर बराबर। अब दूरी निकालेंगे तो ये भी दूरी है, तो कहीं किसी में भी का वैल्यू रख दीजिए, तो 30 गुना 30 6 36, अब बट्टा में अंतर 6 आई इंटू 4, 6 छक 36, 6 चौक 24 तिया 72, यानी कि 720 किलोमीटर, ऑप्शन सी। ओके, चल देखिए, कॉस -1710 डिग्री का मान निकालना है, तो पहले एक चीज समझिए। देखिए ना, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ओके ना। माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि ये कॉस थीटा हो जाता है। एक चीज ये आप पता रख ध्यान में रखिएगा, बस ध्यान में ये रखना है कि माइनस थीटा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों होता है, तो ये आप सबको पता है। यहाँ 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, फिर ऐसे ये 360 है, 360, इस तरह से ये 450 540, इस तरह से ये रोटेट करते रहता है। तो 0 माइनस थीटा कहने का मतलब, अच्छा माइनस थीटा, जैसे मान लीजिए -5 कहीं लिखा है, तो इसको 0 -5 लिखेंगे, क्या मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं सर, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप बताइए माइनस थीटा है तो इसको जीरो माइनस थीटा लिख दें, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो माइनस थीटा मतलब जीरो माइनस थीटा, तो जीरो यहाँ है, अब माइनस यानी थोड़ा पीछे होगा, यानी कि जीरो माइनस थीटा इसकी ये किस क्वाड्रेंट में होगा? चतुर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इस बात को डायरेक्ट आप ध्यान में रखिएगा कि माइनस थीटा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस माइनस 1710 है, तो ये हो जाएगा कॉस 1710 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे कॉस 360 के रिस्पेक्ट में भी आप चेंज कर सकते हैं, 180 के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, 90 के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, हम 180 से करते हैं। तो 18 से 18 नमा 9 करेंगे तो 0 9 8 72 9 7 1620, 1620 में 9 2 11, हाँ 90 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 1710 ये। अब मेरे भाई देखिए कॉस जो है 180 का ये ऑड मल्टीपल है, तो 180 का ऑड मल्टीपल जो है 180 का ऑड मल्टीपल 180 का ऑड मल्टीपल यहाँ आएगा और 180 का इवन मल्टीपल यहाँ आएगा। तो ऑड मल्टीपल यहाँ आएगा एक्स एक्सिस पे, तो चेंज नहीं होगा, यानी कॉस का कॉस से रहेगा। और 180 का ऑड मल्टीपल यहाँ प्लस थीटा, यानी कि प्लस थीटा यानी किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, और थीटा कितना हो जाएगा? 90, और कॉस 90 क्या हो जाएगा? माइनस जीरो। तो माइनस जीरो मतलब जीरो ही तो हुआ, ऑप्शन है। ठीक है, का प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए 41 के पावर n माइनस 14 के पावर n का अपवर्त, अपवर्त यानी कि फैक्टर बोला है कि 41 के पावर n और 14 के पावर n माइनस 14 के पावर n का अपवर्त क्या होगा, यानी फैक्टर क्या होगा, ये बोला है। 41 के पावर n माइनस 14 के पावर n का अपवर्त। देखें यार, का n कोई पूर्णांक है, इंटीजर है, तो मान लेते हैं n अगर कोई इंटीजर है, 1 है 2 3 4 कुछ भी ना हो सकता है, तो n अगर इंटीजर है तो n का मान ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। एक तो ऑड, दो लेंगे तो इवन। और आप सबको कई बार बताए हैं अगर a के पावर n माइनस बी के पावर n, n अगर ऑड नंबर है तो ये व्यंजक कटेगा a माइनस बी से, यानी इसका एक फैक्टर a माइनस बी होगा। और अगर a के पावर n माइनस बी के पावर n, n अगर इवन है तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी भी होगा और a माइनस बी भी होगा। क्लियर है ना बात? तो आप बताइए n क्लियर नहीं है कि ऑड है या इवन है। जब n क्लियर नहीं है कि ऑड है या इवन है तो मेरे भाई ऑड लेंगे तो भी a माइनस बी फैक्टर इसका बनेगा, और इवन लेंगे तो भी a माइनस बी। एक मिनट यार, एक मिनट। चलिए, अरे कुछ काम था, वो मॉनिटर वहाँ पे टंगना था, इस वजह से ड्रिल मशीन चालू हो गया था। देखिए, तो हमने बोला क्या कि सर n के बारे में क्लियर नहीं है कि n ऑड है या इवन। तो आप बताइए
अगर ऑड रहेगा तो भी a माइनस बी से कटेगा, यानी इसका a माइनस बी एक फैक्टर होगा, और n अगर इवन है तो भी a माइनस बी इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। क्लियर है ना बात? तो अब आ जाइए सवाल पे, देखिए का सर 41 के पावर n माइनस 14 के पावर n का एक अपवर्त है, यानी कि एक फैक्टर क्या है। तो आप बताना n ऑड रहे या इवन रहे, ये a माइनस बी से तो इसका एक फैक्टर होगा या कटेगा, a माइनस बी से ये कटेगा या इसका एक फैक्टर, a माइनस बी तो 100% फिक्स है ही, और भी होगा, लेकिन a इवन हो या ऑड हो इसका एक फैक्टर a माइनस बी तो होगा ही। तो a माइनस बी कहने का मतलब 41 माइनस 14, तो 41 में से 14 जाएगा तो मेरे प्यारे भाई कितना, 27, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए का कमर ने 980 में 18 खिलौने बेचा है, 18 खिलौने का विक्रय मूल्य दिया है, 18 वस्तु का सेलिंग प्राइस है 980 रुपया का, जिससे उसे 4 खिलौना के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। एक बात बताइए, लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। लॉस कब होता है, जब ज्यादा में खरीदे कम में बेच दिए। ठीक है सर, अब कहा कि उसका क्रय मूल्य कितना था ये पूछा है, प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य का। 18 खिलौना बेचा है 980 में, 18 खिलौना बेचा है, कितना खिलौना बेचा है, 18 खिलौना। तो 18 खिलौने का विक्रय मूल्य अगर लिए हैं, विक्रय मूल्य अगर 18 खिलौने का लिए तो क्रय मूल्य भी 18 खिलौने का लेना पड़ेगा, ताकि क्वांटिटी सेम रहेगा तभी तो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस बता पाएंगे। तो विक्रय मूल्य अगर 18 खिलौने का लिए तो खुद से ये सवाल में दिया नहीं होगा, खुद से लेना पड़ेगा क्रय मूल्य 18 खिलौने का, और माइनस। अब कहा कि लॉस जो है 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर, यानी लॉस 4 सीपी के बराबर है। हो गया यार, 18 एसपी इधर आके प्लस का हो जाएगा, 4 सीपी इधर जाके घटेगा 14 सीपी, और 18 एसपी डायरेक्ट दिया है कितना, 980 रुपया बराबर 14 सीपी। 14 से काटिएगा, 14 सत्ते 98 जीरो, यानी कि क्रय मूल्य आ गया क्या रुपया, 70 रुपया, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए देखिए कहा कि अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी है, एक ताश खींचा जाता है, 52 ताश की गड्डी है, उसमें से एक ताश निकाला गया है, का प्रत्येक परिणाम संभाव्य हो तो इसकी प्रायिकता क्या है कि ताश ईंट का नहीं हो। यानी कि सिंपल बोला है क्या कि बताइए 52 ताश के गड्डी में से एक ताश को अगर निकाले हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ईंट का पत्ता ना हो, यानी डायमंड का पत्ता ना हो, ईंट यानी कि डायमंड ना हो। तो सर टोटल 52 कार्ड है, उसमें से 13 पत्ता जो होता है डायमंड का होता है। डायमंड का कितना पत्ता होता है, एक देखिएगा 4-5 दिन, 4-5 नहीं, बीच में तो सेट नहीं डाल रहे थे, ये जो अभी लगातार सेट डाल रहे हैं ना, ये तीसरा है। इससे पहले जो सेट होगा चौथा या पांचवा, उसमें देखिएगा पूरा कार्ड वाला जो है हम डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, तो एक बार उसको देख लीजिएगा, और नहीं भी देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो 52 ताश में से एक पत्ता निकाले तो का वो पत्ता ईंट का नहीं हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सर डायमंड का पत्ता होता है 13 ठो। अच्छा, एक पत्ता ना निकालने का कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं होता, पहले हाँ निकाल लीजिए कि ईंट के पत्ता होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, और टोटल में से घटा देंगे तो ना होने का आ जाएगा प्रायिकता। तो 13 डायमंड का पत्ता है, टोटल कितना में 52 में से, तो डायमंड के पत्ता आने का क्या संभावना है, तो 13/52 यानी 1/4। तो ना आने का संभावना क्या होगा, तो टोटल में से 1/4 घटा देंगे तो ना आने का संभावना कितना, 3/4। ठीक है, देखिए का दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 410 है, दो नेचुरल नंबर मान लेते हैं 100 और 22 है, का इन दोनों के वर्गों का जो योग है ये 410 है। अच्छा सवाल है ये भी, का यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है। कह रहा है क्या कि बड़ी संख्या का जो वर्ग है, बड़ी संख्या सपोज x है, तो का बड़ी संख्या का जो वर्ग है ये छोटी संख्या के 26 गुने में, छोटी संख्या 22 है तो 22 के 26 गुना में 3 जोड़ने पर मिलता है। बड़ी संख्या का जो वर्ग है ये छोटी संख्या के 26 गुना में 3 ऐड करने पर मिलता है, और 22² प्लस का है तो ये तो रहेगा ही, अब बराबर 410। अब यार 22² प्लस 26/22, 410 प्लस का इधर आके घट जाएगा तो -407, अब बराबर क्या हो जाएगा 0।
अब इसका फैक्टर करना पड़ेगा, तो अगर इसका फैक्टर करिएगा तो 7 3 से तो कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, 11, तो 11, हाँ 11 से हो जाएगा। तो इसका फैक्टर करेंगे तो 11 और 11 या 33, 11 सत्ते 77, 11 और 37। तो ऐसा दो नंबर देखिए जिसको गुना करने पर -11 हो और जोड़ने पर +26 हो, तो ऐसा दो नंबर -11 और +37 है। अब कहा क्या है कि तब उन दोनों संख्याओं का अंतर। अब एक बात बताइए, यहाँ से बाई का जो मान आएगा, साइन को चेंज करके लिखिए, -11 तो +11 हो जाएगा, +37 है तो -37, और माइनस वैल्यू तो होगा नहीं, स्क्वायर किसी भी नंबर मतलब बाई का वैल्यू निगेटिव होगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर बोला है तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। तो बाई का मान 11, अब बाई का मान यहाँ रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर यानी 121, अब बराबर 410। अब यार एक्स स्क्वायर बराबर 121 घटेगा तो 9 9 8 और ये 289, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 17। अब एक्स है 17, बाई है 11, सवाल कहा है कि दोनों संख्या का अंतर 17 और 11 का अंतर कितना 6। ठीक है, चलिए। कहा है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्या इस प्रकार है कि पहले का वर्ग और दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल का योग 191 है। तो संख्या तीनों दिया ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन से कर लेते हैं। पहला का वर्ग 9 का वर्ग 81, दूसरा और तीसरा का गुणनफल 110 का जो योग आएगा, योग कितना आएगा, योग आएगा 191, और चाहिए दिया भी है 191, इतना आसान तो है ये। आगे भी एक से अधिक है तो देख लीजिए यार, 10 9 90 64 नहीं होगा, 10 का स्क्वायर 100, 12 144, 11 121, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। देखिए का एक वर्गाकार मैदान का एरिया 60,025 है, एक वर्गाकार मैदान है जिसका एरिया 60,025 है। वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, लेकिन एरिया दिया है कितना 60,025, तो वर्ग का एक भुजा कितना, वर्गमूल निकालेंगे तो 5 है, और 24 का स्क्वायर 576, 26 600 ज़्यादा हो जाएगा, 25 600 ज़्यादा हो जाएगा, तो 24 यानी 245 वर्ग का एक भुजा आ गया। अब कहा कि सर इसके सीमा के अनुदिश एक व्यक्ति 18 किलोमीटर पर आवर के चाल से साइकिल चलाता है, तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर वापिस आ जाएगा। जैसे कहा क्या ना कि एक आदमी सपोज कहीं से भी चलना शुरू कर दिया, भुजा के अनुदिश लिखा है साफ साफ, इसके सीमा, सीमा यानी कि बाउंड्री के अनुदिश चलना शुरू करता है और वापिस से इस बिंदु पर पहुंच जाता है, तो कहा उसको कितना समय लगेगा। तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कहने का मतलब कंप्लीट बाउंड्री का लंबाई यानी परिमाप, तो डिस्टेंस परिमाप के बराबर यानी 4a, a यानी कि 245, ये डिस्टेंस आ गया। और चाल दिया 18 किलोमीटर पर आवर, तो समय पूछा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। चाल है 18 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड लाइए तो 5/18 से गुना हो जाएगा, तो 18 से 18 ये कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से काट दीजिएगा, 5 चौक 20, 5 नमा 45, तो ये 4 गुना 49 सेकेंड आया, लेकिन आंसर मिनट में पूछा है, तो एक बार फिर 60 से भागा दे दीजिए, 4 से 15 चौक 60, 15 तिया 45, 45 और 4 49/5, यानी कि 3 मिनट, 4/15 मिनट को सेकंड में लाइए 60 से गुना, 15 चौक 4 चौक 16 सेकंड, 3 मिनट 16 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए का कॉस ए प्लस कॉस बी और कॉस ए माइनस कॉस बी का गुणनफल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखें यार, पहले तो आपको याद होना चाहिए कॉस ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। डायरेक्ट लिख दें का, डायरेक्ट लिख देते हैं फिर लिखना टाइम। ये कॉस ए प्लस बी का वैल्यू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस ए माइनस बी का वैल्यू होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए तो ए प्लस, अगर इस पूरा को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये भी ए हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा, तो क्या ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी नहीं है, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी
माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ चेंज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज रख लेते हैं, साइन कॉस स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख लें, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब इससे दोनों को गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। अब माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये प्लस का चीज़ और ये माइनस का चीज़ कहाँ गया, ये माइनस वाला कट जाएगा, क्या बच गया, तो कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट ही ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखेंगे, आसान आसान चीज़ तो रहता नहीं है और इसको याद रखिएगा। तो आप ये वाला चीज़ ध्यान में रख के बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए। का निम्नलिखित में किस संख्या में अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। देखिए यार, डेसिमल वाला जो नंबर होता है ना, वो 3 टाइप का ही होता है। एक तो जैसे मान लीजिए 2.45 लिखा है, तो डेसिमल के बाद अंकों की संख्या सीमित है। क्या है, सीमित है, तो ये शांत है, नहीं बोलते शांत है एकदम, पहला। दूसरा मान लीजिए कि डेसिमल के बाद जो है कोई भी डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, कोई भी डिजिट अगर बार बार अनंत तक रिपीट कर रहा है तो इसको बोलते हैं अशांत। क्या है, अनंत तक रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है यानी यह है अशांत। क्या है, अशांत। रुक जाइए, इसका पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, पहले इसको समझाते फिर बताते हैं। अब मान लीजिए 2.0 ये, तो ये भी अशांत है। क्या है, अनंत तक रिपीट, अनंत तक आ रहा है, तो ये भी अशांत है। लेकिन इन दोनों में अंतर है भाई, ये डेसिमल के बाद देखिए 4, अब 5 बार बार रिपीट कर रहा है तो अनंत तक है, ये भी अनंत तक, तो अशांत तो ये भी है, अशांत ये भी है। लेकिन अगर कोई नंबर या डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है तो वो अशांत आवृत्ति होता है, अशांत आवृत्ति। और यहाँ पे कोई भी अलग थलग नंबर मुंह उठा के आ गया, कोई रिपीटिशन है क्या, नहीं है, कोई भी नंबर मुंह उठा के आ गया है यानी ये अशांत अनावृत्ति है। समझ गए, ठीक है। अब इसके लिए शांत दशमलव के लिए ये तो समझ गया डेसिमल का नेचर। अब मेरे प्यारे भाई, जैसे कोई नंबर n है और इसके बट्टा में 2 के पावर n है, यानी 2 का केवल 2 का फैक्टर है, ठीक है ना, 2 ही है केवल n ठो, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। या कोई नंबर है और बट्टा में 5 के पावर n है, तो इसका जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 7 है और नीचे 2 है, 3 गो या 2 1 गो है, या जो भी है 2 है, केवल 2 ही है, या फिर केवल 5 है, तो इसका भी दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। या कोई नंबर है और नीचे में 2 या 5 है, 2 या 5 है, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है ना, सुनिए क्या बोले, अगर बट्टा में केवल 2 दिखे या केवल 2, चाहे 3 बार हो, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 1000, लाख, जितना बार मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, या केवल 2 हो या बट्टा में केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होता है। क्लियर है बात, तो शांत तो पकड़ लेंगे। अब मेन दिक्कत है अशांत वाला में, क्योंकि अशांत वाला में 2 होता है, 2 टाइप, एक अशांत आवृत्ति और एक अशांत अनावृत्ति। तो लोग केवल इतना आपको बता के छोड़ देगा कि भाई इसके अलावा जो भी होगा अशांत होगा, लेकिन देखिए ना, पूछा है कि अशांत आवृत्ति बताइए, तो पता है बच्चा, मैक्सिमम लोग ईमानदारी से बता रहे हैं, मैक्सिमम लोग, आप में से भी कुछ लोग देख के अगर लगाएंगे तो वो लगा, जैसे ये पहले तो एक चीज, और दूसरा चीज ये समझिए कि पहले जो भी भिन्न दिया रहेगा उसको देख लीजिएगा कि मैक्सिमम रेशनलाइज करके लिखा है कि नहीं, अगर नहीं है तो काट छांट के मैक्सिमम जितना छोटा कर सकते हैं आप उसको कर लीजिएगा। तो ये 3 से काटिएगा तो 3 से ये कटेगा 2 बार और 3 से कटेगा ये 5 बार, तो बट्टा में कितना है, केवल 5 है, तो इस भिन्न का भी दशमलव प्रसार शांत होगा।
ठीक है, यहाँ देखिए कटता है 7 से 3 बार, 7 से 40 बार, और 40 होता है 8 पचे, यानी कि 2 के पावर 3 गुना 5। तो बट्टा में 2 और 5 दोनों, और अब ये ना बताए बट्टा में केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो उस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो लोग बता देगा केवल आपको कि बट्टा में 2 और 5 है तो दशमलव प्रसार शांत है, उसके अलावा है तो अशांत है। तो यहाँ बच्चा देखता है कि सर ये 31 दूना 62 है, 31 दूना 62 है, 5 5 और 2 के अलावा अगर कोई नंबर है तो अशांत यही है आंसर। भाई गलत है, ये अशांत तो है लेकिन यह आवृत्ति है या अनावृत्ति है, ये डिपेंड करता है किस पे। तो सुनिए एक राज का बात बताते हैं। अशांत तो पकड़ लेंगे, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर अगर बट्टा में है तो वो अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। लेकिन अब अशांत में आवृत्ति पूछ दे, अनावृत्ति पूछ दे, तो उसको कैसे करिएगा। तो एक छोटा सा बात, बेसिक तो कर ही नहीं पाएंगे, भाग दे के थोड़े ना चेक करेंगे कि अशांत आवृत्ति आ रहा है या अनावृत्ति आ रहा है। तो बट्टा में ध्यान रखिएगा 99% सही होगा, 99.99% सही होगा कि बट्टा में 2 और 5 रहेगा तो शांत, 2 और 5 के साथ अगर 3 आ जाए, या 2 और 3 रहे, या 5 और 3 रहे, या 2 5 और 3 रहेगा, तो वो अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा, और नहीं तो अनावृत्ति होगा। क्लियर है बात। अब देखिए जरा, तो यहाँ तो 2 और 31 है, तो 2 और 31 है, 2 है 5 है, अगर 3 रहता तो आवृत्ति होता, लेकिन 3 तो मिल ही नहीं रहा फैक्टर में, अब 3 नहीं है, यानी ये अनावृत्ति है, अशांत अनावृत्ति है। तो ये भी गलत, ये भी नहीं होगा, ये शांत है, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। समझ गए, बहुत अच्छा सवाल था यार। देखिए फंक्शन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, कोई वास्तविक शून्य नहीं है। शून्य कहने का मतलब कई बार बताए हैं आप लोगों को, 1000 बार, शून्य यानी कि मूल या हल बोलते हैं। तो कहा इस क्वाड्रेटिक का कोई जो है हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसका मतलब कि इसके मूल वास्तविक नहीं है, यानी अवास्तविक है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो जाएगा। अब बताइए सी पे डिपेंड कर रहा है, ऑप्शन में सब सी है। तो देखिए एक बात बताइए, ये फंक्शन 0 से छोटा है, 0 से छोटा कहने का मतलब क्या हुआ, निगेटिव, 0 से छोटा यानी निगेटिव। तो आप जरा सोचिए कि c का वैल्यू अगर आप निगेटिव लेंगे, c का वैल्यू, b का मान क्या है मतलब नहीं, 4a क्या आएगा नहीं मतलब, लेकिन c बताइए अगर निगेटिव लेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और बी स्क्वायर में ये कुछ भी आए, पता नहीं कुछ भी आए, तो बी स्क्वायर में कुछ जोड़ेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव ना आ जाएगा, और पॉजिटिव आएगा तो 0 से बड़ा हो जाएगा, तो ये तो रिलेशन ही गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि c का जो वैल्यू है ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तब जाके पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस ही रहेगा, माइनस रहेगा, क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और माइनस अगर रहेगा तो ये 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मानते हैं बात, ठीक है ना। इसका मतलब C पॉजिटिव होगा, और अगर C पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा यानी ऑप्शन बी। देखिए अल्फा बीटा गामा बहुपद एफ एक्स बराबर का एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, ये त्रिघात बहुपद है। ये कैसा बहुपद है, त्रिघात है। का शून्यक है, अल्फा बीटा गामा शून्यक यानी इसके मूल हैं, तो कहा 1 बट्टा अल्फा बीटा प्लस 1 बट्टा बीटा इंटू गामा प्लस 1 बट्टा गामा इंटू अल्फा। तो इसका देखिए तो एलसीएम अगर ले लीजिएगा अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा कैंसिल, गामा बीटा गामा से अल्फा, तो अरेंज करके लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। और त्रिघात बहुपद में मूलों का योग, देखिए ये लिख लीजिए, त्रिघात बहुपद में मूलों का जो योग होता है ये माइनस बी बट्टा ए होता है, और मूलों का जो गुणनफल होता है ये माइनस डी बट्टा ए होता है, ठीक है। तो मूलों का योग क्या होगा, देखिए तो मूलों का योग माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी तो माइनस पी, माइनस पी, अब बट्टा में ए यानी कि 1, अब बट्टा मूलों का गुणनफल माइनस डी, तो माइनस डी, अब बट्टा में ए यानी कि 1, तो ऊपर हो गया प्लस पी और नीचे माइनस इंटू माइनस प्लस आर, तो पी बट्टा आर, ऑप्शन बी। ये भी अच्छा सवाल था।
देखिए का 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या, परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, परिवृत्त का त्रिज्या होता है a/√3। परिवृत्त यानी बाह्य वृत्त होता है, तो a है 12 अब बट्टा √3, √3 से काट दीजिए तो ये 4√3, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, देखिए का लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 है और इसका वक्र पृष्ठ एरिया इतना। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ एरिया क्या होता है, 2πRh, 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 तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है निकालना है, और एच 14, लेकिन दिया है कितना 704, 22 तिया 66, 22 दूना 44, 2 से 16 दूना 32, 7 दूना 14, 2 अठी 16, तो आर आ गया है 8, आर 8 आ गया। तो कहा कि वॉल्यूम बताइए, तो आयतन क्या होगा 1/, क्या लिख रहे हैं यार, पाई, पाई यानी कि 22/7, आर स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 इंटू एच, एच कितना दिया है 14, तो 7 दूना 14, 22 दूना 44 गुना 64, 4 चौक 16, इकाई अंक 6 है क्या, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, यही होगा, ऐसे देख लें, 4 चौक 16, 0 4 छक 24, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 छक 24, 1 25 हो गए, हाँ 4 चौक 16, 24 1 25, यहाँ 256, तो 6 1 5 3 8 2 28 16 हो ही जाएगा वही भी, ठीक है। का किसी बारंबारता बंटन का समानांतर माध्य और माध्यिका इतना इतना है, तो बहुलक। अच्छा, बहुलक क्या होता है, लगातार 3 सेट से 2 सेट से करा चुके हैं। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, तो 3 गुना माध्यिका है कितना 25.5, अब -2 माध्य, माध्य कितना 26, तो 3 पचे 15, 15 और 1 16, 3 दूना 6 और 1 7, -26 दूना 52, घटाइएगा तो 4 यानी कि 24.5, ऑप्शन बी। ओके, चलिए देखिए का एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं। एक शंकु है, ये आधार सेम है, दोनों का आधार सेम है, मीन्स रेडियस सेम होगा और आयतन भी सेम है, तो ऊंचाई का रेशियो, इसका ऊंचाई तो h होगा और अर्धगोला का हाइट जो उसका रेडियस वही उसका हाइट होता है, तो आयतन भी बराबर है, तो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोलार्ध का आयतन होता है 2π/3 r3, π/3 से π/3 कैंसिल, आर स्क्वायर से इधर का 2 आर कट जाएगा, तो इधर h बच गया, इधर 2r, आर को बाएं साइड ले आइए तो इधर बच गया 2/1, तो रेशियो क्या हो जाएगा, शंकु का ऊंचाई और अर्धगोले की ऊंचाई का रेशियो, ये रेडियस मत बोलिएगा, है आर, लेकिन अर्धगोला का जो ऊंचाई होता है वही उसका रेडियस होता है, ठीक है। देखिए तो कहा 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि जिसे 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि किया जाना है, परिपक्वता पर 324 रुपया बन जाती है। निवेश की गई राशि बताइए, परिपक्वता पर वो पैसा 324 बन गया, यानी ये मिश्रधन न दिया है, तो आप बताइए 20% के दर से 2 वर्षों के लिए, 20% के दर से 2 वर्षों का CI कितना होगा, ये भी फॉर्मूला 20 + 20 + 20 गुना 20/100, तो 20 + 20 40 + 20 गुना 20/100 400/100 यानी 4, तो 40 4 44। अच्छा, 44% ब्याज मिला तो मिश्रधन, मूलधन होता है 100%, ब्याज मिला 44%, तो मिश्रधन हो जाएगा कितना 144%, लेकिन मिश्रधन दिया है कितना 324 रुपया। ओके ना, अब सवाल कहा है कि निवेश की गई राशि, मिश्रधन का कंपैरिजन मिश्रधन से कर लिए, मूलधन निकालना है तो 100% से गुना, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 3 चौक 12, या काट देते हैं 4 से, 4 तिया 12, 4 छक 24, 4 से काट देते हैं 25 बार, 36 से काट देते हैं 9 छक 54, 9 तिया 27, अब 5 32, 9 बार में 25 नमा 225, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए का एक मकान के खिड़की से एक झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए ये पृथ्वी का सतह है, ये एक मकान है और इधर एक ऐसे झंडा लगा हुआ है, का मकान के खिड़की से, यहाँ पर खिड़की होगा, अब यहाँ से झंडा को देख रहे हैं, देखना होता है अपने आँख के सीध में, लेकिन आप देख रहे हैं इस झंडा के टॉप को,
तो उन्नयन कोण बनता है कितना डिग्री, 60 डिग्री। का आधार का अवनवन कोण 30 है, यहाँ से इसके बेस का अवनवन कोण देखे हैं तो ये बना है कितना डिग्री, 30 डिग्री। सवाल कहा है कि मकान से झंडे की क्षैतिज दूरी 6 है, मकान और झंडे के बीच का डिस्टेंस 6 है, तो झंडे की ऊंचाई निकालना है। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। देखिए पहले तो इस ट्रायंगल में बताइए 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3 और आधार 1, और 30 के सामने क्या होगा, 1। इस वाला ट्रायंगल में 30 के सामने 1 होगा और ये कितना होगा, √3 होगा। आप बताना दोनों में बेस कॉमन है, और अगर बेस कॉमन है तो इसका वैल्यू सेम करना पड़ेगा, तो इसमें √3 से गुना कर दिए, तो इसमें √3 से, तो इसमें भी √3 से करना पड़ेगा। √3 कितना, 3। तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 1 है ये, तो ये टोटल कितना हो गया, 4 हो गया, और ये अगर √3 है तो ये वाला भी कितना, √3, तो 6 यूनिट। √3 का वैल्यू 6 है, √3 यूनिट का वैल्यू 6, तो 1 यूनिट का इतना, और झंडे का ऊंचाई यानी 4 का वैल्यू, तो √3 से काटिएगा 2 √3 बार में, तो 4 दूना 8 √3, 8 √3 ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए का वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 9, 8, 10 और 12 से भाग करने पर प्रत्येक मामला में 3 शेष बचे। तो डायरेक्ट देख लेते हैं, 9 चौक 36, ये तो होगा ही नहीं यार, 9 चौक 36 ये भी नहीं, हर मामला 9 से भाग दें तो भी 3, 8 से भाग दें तो भी 3, तो 9 वाला ही पकड़ लेते हैं कि ऑप्शन से करने के लिए। 9 चौक 36, 3 तो यहाँ बच जाएगा, और 9 चौक 6 ये तो होगा ही नहीं। अब ये होगा, हट ना भाई, ये होगा नहीं, 9 चौक 36, 3 यही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं कैसे, सी तो है ही ना। चलिए बाकी से चेक करने का जरूरत नहीं है, 9 से 3 को एलिमिनेट हो गया, एक को बच गया, एक को बचा, जिसको 9 से डिवाइड करने पर शेष 3 बच रहा है, तो बाकी से भी 3 बचेगा, चेक करने का जरूरत भी नहीं। का एक परीक्षा में 80% छात्र फिजिक्स में, 70% छात्र केमिस्ट्री में, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गया। आप बताना, फेल दिया तो फेल निकाल लेते हैं। फेल बराबर पहला विषय में फेल हुआ यानी फिजिक्स में 80%, केमिस्ट्री में 70%, और दोनों में फेल हुआ 15%। आप बताइए 70 घटा दीजिएगा तो ये बच जाएगा कितना, 55। तो 80 या 55, 135 हैं, उत्तीर्ण हुआ। 15 दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो, तो पास बराबर पहला विषय का पास प्लस दूसरा विषय का पास माइनस दोनों का पास है, और ये दोनों में फेल दिया है, 15 दोनों में फेल है, तो दोनों में पास कितना, 85%, तो -5 और 70, 65%। आगे कहा यदि 325 छात्र दोनों में उत्तीर्ण हो, 325 दोनों में उत्तीर्ण हो, अच्छा फेल है 65%, तो पास कितना होगा, पास होगा सर 35%, लेकिन एक्चुअल में पास है कितना, 325 बच्चा। तो कहा भाग लेने वाले बच्चों की कुल संख्या यानी 100% पूछा है, तो 325 बट्टा 35 गुना 100, 5 7 35, 5 से 20 बार, 7 चौक 28, 4 कहीं गलती हुआ है हो, क्या कर रहे हैं यार, पास बोल रहे हैं, लिखे हैं फेल, पास कितना आ जाएगा, -5, 65%, और पास ही दिया है कितना, 325, 65%, 325, तो 100% का वैल्यू पूछ, तो 325 बट्टा 65 गुना 100, 65 से काट दीजिएगा 5 बार में, तो 500, कितना, 500, ऑप्शन डी, ठीक। देखिए का एक दुकानदार वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित कर दिया है कितना, 120। कहा है कि उसके बाद उन पर छूट देता है और 8% लाभ कमाता है, छूट देकर 8% लाभ कमाया, क्या परसेंट लाभ कमाया, तो 8%, 100 का चीज़ 8% लाभ कमाया यानी बेचा होगा कितना में, 108, तो छूट कितना दिया, 120 का चीज़ 108 में बेच दिया, तो छूट दिया है 12 का डिस्काउंट दिया कितना पर, 120 पर, परसेंट तो 100 से गुना, 0 से 0, 12 से 12 यानी क्या परसेंट, 10%, ठीक। देखिए कहा 28,000 का निवेश करके व्यापार शुरू किया, श्री बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल हुआ, ए शुरू किया है और बी 5 माह बाद शामिल हुआ है,
ठीक है। कहा उसके अगले 2 माह बाद श्री सी भी शामिल हुआ। सुनिए ना, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, 5 माह बाद बी आया, और इसके भी 2 माह बाद सी आया है। का 1 साल के बाद उनके लाभ का रेशियो इतना इतना है। तो बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि, देखें यार, एक बी सी 3 पार्टनर है, तो पहले इनका टाइम लिख लीजिए। का ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, यानी बिजनेस में 12 महीने के लिए रहा। बी 5 माह बाद आया, तो 12 महीने का बिजनेस है, अगर 5 माह बाद आया तो बिजनेस में रहा होगा कितने माह तक? 7 माह तक। और बी के आने के 2 माह बाद भी सी आया। बी आया 5 माह बाद, और इसके 2 माह बाद सी आया, यानी सी टोटल 7 माह बाद आया। तो 12 महीना के बिजनेस में 7 माह बाद सी आया, तो रहा क्या माह तक? 5 माह तक। टाइम हो गया। अच्छा, प्रॉफिट का रेशियो भी दिया है 4, 2 और 3। कैपिटल निकाल लेते हैं, पूंजी का रेशियो, और आप सबको पता होगा कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। मान लीजिए हमको जरूरत है पूंजी निकालने का, तो पूंजी निकालिएगा तो समय इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? लाभ बट्टा समय। यानी कैपिटल निकालना है तो लाभ बट्टा समय, तो 4/12, 2/7, 3/5, 4×3 कट जाएगा ना, 3, 7, 5। तो ये गुना कर दीजिए, रेशियो में कितना से गुना कर दीजिएगा? 3, 7, 5। तो 15 7 105 से गुना कर दीजिए, तो 3 से कट जाएगा, तो हो जाएगा। 105 से गुना कर दीजिए, 3 3 9, 3 5 15, 35 नीचे दिख रहा है ना? हाँ। 7 से 15 दूना 30, 5 से करिएगा, 5 से 21 तिया 63। अब आगे का ए का पूंजी है 28,000, ए का पूंजी 28,000 है, लेकिन अनुपात में ए का पूंजी कितना है? 35, तो 28,000 35 का वैल्यू है। और पूछा है बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि कितना? 30, सी द्वारा 63, तो बी का निकालते हैं। ठीक है, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 5 से काटिए, 5 8 40, तो 8 तिया 24,000, यानी कि बी का हिस्सा आ गया 24,000 है किसी ऑप्शन में, बी का एक के ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए देखिए, का 2 गोला के पृष्ठ एरिया का रेशियो। अच्छा, गोला का पृष्ठ एरिया होता है 4πr²। 2 गोला है, पहला का रेडियस r1, दूसरा का रेडियस r2। पहला का रेडियस r1 है तो पृष्ठ एरिया 4πr1², दूसरा का रेडियस r2 तो पृष्ठ एरिया 4πr2²। और दोनों के पृष्ठ एरिया का रेशियो 4/25 है। 4π से 4π, r1/r2 बराबर 2/5। अब कहा है कि उनके आयतन का अनुपात, तो आयतन क्या होता है? आयतन का रेशियो बोला है, तो आयतन पाई r1²। क्या बोला क्या है यार? गोला का, अरे सॉरी यार, गोला का आयतन का रेशियो। तो आयतन का रेशियो लिखिएगा, तो आयतन होता है 4π/3 r क्यू। तो रेशियो में 4π/3 का कोई यूज नहीं है, ओनली r क्यू। तो 2 का क्यू 8, 5 का क्यू 125, 2 का क्यू 8, 5 का क्यू 125। ठीक है, चलिए। का खाली टंकी को भरने के लिए 2 पाइप x और y का x 10 घंटे में 2/5 भर 2/3, तो x 2/3 भाग भर देगा कै घंटे में? 10 घंटे में। तो x पूरा टंकी भरेगा 15 घंटा में। कहा कि y खाली टंकी 5 घंटे में, खाली टंकी का 1/5 6 भाग, तो y 1/6 भाग भर देगा 5 घंटे में, तो पूरा 30 घंटे में। तो और कुछ नहीं है, तो टोटल कैपेसिटी 30, 15 दूना 30, 30 एकम 30। कहा कि दोनों पाइप अपने संबंधित स्थिर दर से प्रवाह का वहन करते हुए खाली टंकी को कितने घंटे में पूरा भरेगा? सर दोनों मिलकर 1 घंटा में 3 लीटर, तो 30 लीटर कै घंटा में? 30 को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 10 घंटा। चलिए, कहा आलोक और अनिल की वर्तमान आयु 3 4 में है। का आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद अच्छा, ये आलोक का परजेंटेज है 3, अनिल का परजेंटेज है कितना? 4। का आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62, अच्छा 20 साल बाद 62 साल का, 20 साल बाद 62 का, तो परजेंट में कितना 20 साल कम हो जाएगा, 42 साल का। और आलोक का एज परजेंट में है कितना? 3, लेकिन एक्चुअल में 42। कितना गुना है? 14 गुना। तो बताइए अनिल का कितना हो जाएगा? अनिले का ना पूछा है, और किसका पूछेगा? 14 चौक 56 साल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बहुत मुश्किल हुआ यार बनाने में, लेकिन आखिर वीडियो बन गया।
थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।